हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुरु टेहंगुरिया और आज हम करने वाले हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जिसको हम यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशंस भी बोलते हैं, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप ये वीडियो अच्छे से कर लेते हैं, जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उसको समझ लेते हैं, तो इस वीडियो के बाद आपको और कोई वीडियो खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फंसना पक्का है। तो सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो सीधा पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूएन आर इंपॉर्टेंट। अब नीचे आपको और भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे। ये हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसके क्वेश्चन आंसर बहुत ही आसान है, लेकिन बोर्ड में क्वेश्चंस को बहुत तरीके से घुमाकर दिया जाता है। मतलब सिमिलर ही आंसर होगा, लेकिन कई तरीके से वो क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। इस पीपीटी के बाद सारी दिक्कत खत्म हो जाएंगी। उन लोग जितनी तरीके से घुमा फिरा सकते थे क्वेश्चन, वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। इन सभी के आंसर लगभग सेम रहेंगे, बस आपको घुमाने के लिए सीबीएसई वाले ऐसा करते हैं। तो इसलिए ये सब मैंने आपकी आसानी के लिए डाल दिया है। तो पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमें हर चीज़ का आंसर तो नहीं दे सकते, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है जब वॉर या पीस की बात आती है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ट्राई करते हैं भाई पूरी दुनिया भर में एक अच्छी लिविंग कंडीशन बना पाए। वो बहुत सारी कंट्री ऐसी होती है जो कॉन्फ्लिक्ट्स में होती हैं, तो उनको ये हेल्प करता है कि भाई आप सब साथ में आए, डिस्कशन करें, जिसके कारण से हम पीसफुल सोल्यूशन फाइंड कर सकें। हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है। तो ये मेनली ये देखते हैं कि भाई लड़ाई झगड़ा ज़्यादा ना हो, हम पीस की तरफ आगे बढ़ रहे हो, इसलिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और भी तरीके हैं जिनके कारण ये इंपॉर्टेंट है, जैसे कि भाई देखिए, जब सारे नेशन साथ में आते हैं तो उनको मालूम चलता है कुछ ऐसे इश्यूज हैं जहां पर हमें सबको साथ में काम करना पड़ेगा। जैसे डिसीजेस हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है। यहाँ पर कोई एक कंट्री, एक नेशन अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। यहाँ पर सबको साथ में आना पड़ेगा, तो वहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, हमें आइडियाज़ प्रोवाइड करते हैं कि भाई हमें कॉपरेट कैसा करना चाहिए, और बहुत तरीके से मदद करते हैं। मैकेनिज्म ये प्रोवाइड करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइड करते हैं, ब्यूरोक्रेसी प्रोवाइड करते हैं। इन सब कारणों से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन आता है, यूएन पर शॉर्ट नोट लिखिए। देखिए नीचे कितने सारे क्वेश्चन है कि यूएन पर शॉर्ट नोट लिखिए, तो सारी चीजें आपको लिखना पड़ेंगी। हो सकता है ये आ जाए आपको कि भाई यूएन का एवोल्यूशन कैसा हुआ है, तो उसमें भी इसी से रिलेटेड चीजें आपको लिखना पड़ेंगी। यूएन इंपॉर्टेंट क्यों है, ये आपको लिखना पड़ेगा। यूएन कब फॉर्म हुआ, तो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं, बट इनका आंसर लगभग सेम ही हमारे निकलते हैं। तो अगर हम यूएन की बात करते हैं, तो देखिए जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया को समझ में आ गया था भाई कि हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो बनाने पड़ेंगे, नहीं तो फ्यूचर में बहुत दिक्कत हो सकती है। तो एज अ रिजल्ट लीग ऑफ नेशंस बनाया गया था, लेकिन ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर को प्रिवेंट नहीं कर पाया। इसके बाद भी वर्ल्ड वॉर देखने को मिली, तो बाद में यूनाइटेड नेशन को फॉर्म किया गया एज अ सक्सेसर ऑफ लीग ऑफ नेशन, जस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 में। अब देखिए रेड में आपको जो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं ना, कई बार एक बड़े क्वेश्चन के अंदर छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपकी आसानी के लिए ये भी मैंने डाल दिए हैं। तो लीग ऑफ नेशंस के बाद यूएन को बनाया गया, उसका सक्सेसर की तरह, ये भी पूछा कई बार जा सकता है। अगर हम इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो यूनाइटेड नेशंस चार्टर को 51 स्टेट्स ने साइन किया था, जिसके बाद हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन बना था। यूएन के दो मेन ऑब्जेक्टिव है, ये क्वेश्चन तो कई बार बोर्ड में आता है। पहला है प्रिवेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, और दूसरा टू फैसिलिटेट कोऑपरेशन अमंग स्टेट्स। इसको बिल्कुल याद रखिएगा, आपको लिखना पड़ेगा, बोर्ड में क्वेश्चन कई बार आता है। यूएन को इस होप के साथ बनाया गया था कि वॉर वगैरह कम हो, सारे स्टेट्स मिलकर काम करें, और बाय चांस कभी वॉर जैसा कुछ हो भी जाता है तो हॉस्टिलिटीज एकदम कम हो, ज्यादा लोगों की जान ना जाए, और जल्द से जल्द वॉर वगैरह एकदम खत्म हो। साथ ही साथ इनका यह भी था कि यूएन में जब कंट्रीज साथ में आएंगी तो हम सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कर रहे होंगे। तो बहुत बड़ी होप के साथ यूएन को बनाया गया था। अभी की बात करते हैं तो 193 मेंबर स्टेट्स हमें देखने को मिल जाते हैं, हर मेंबर का एक वोट रहता है। यूएन में सिक्योरिटी काउंसिल, इसके भी हम आगे बात कर रहे होंगे, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। यूएन में सबसे बड़ी पोजीशन किसकी होती है, सेक्रेटरी जनरल की। इनकी पोजीशन सबसे बड़ी है, ये मोस्ट विजिबल पब्लिक फिगर होते हैं यूएन के। तो अगर हम अभी के सेक्रेटरी जनरल की बात करते हैं तो वो है एंटोनियो गटेरेस, याद रखिएगा नाम इंपॉर्टेंट है। ये 9th सेक्रेटरी जनरल हैं हमारे यूएन के। अब यूएन में हमें बहुत डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और एजेंसीज देखने को मिल जाती हैं, जो वॉर और पीस रिलेटेड जितनी भी बातें होती हैं, अगर कोई कंट्रीज के बीच में डिफरेंसेस हैं उससे रिलेटेड बात होती हैं, तो ये हमें मेंबर स्टेट्स के बीच में इनके डिस्कशन देखने को मिल जाते हैं, जो जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल दोनों जगहों पर होते हैं। सोशल इकोनॉमिक इश्यूज भी हैं, तो इनके लिए अलग अलग एजेंसीज बनाई गई हैं। एग्जाम्पल के लिए आपका हु हो गया, यूएनडीपी हो गया, यूएनएचआरसी और एक्सेट्रा, बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं।
जाते हैं, इनके बारे में भी आगे अभी हम पढ़ रहे होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक आंसर है क्योंकि इससे बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं, इसको याद रखिएगा। यूएन के परमानेंट मेंबर्स कौन से हैं? यूएस, रशिया, यूके, फ्रांस और चाइना, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, इन रिसेंट ईयर्स देयर हैव बीन डिमांड्स फॉर रिफॉर्म ऑफ द वर्ल्ड बॉडी या फिर यूएन। इसको हम देख लेते हैं, रिफॉर्म्स की बहुत बात करी जा रही है, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अभी रिसेंट ईयर्स में बहुत ज्यादा डिमांड हुई है कि हमें यूएन को रिफॉर्म करना चाहिए, लेकिन बहुत ही कम क्लैरिटी इस बारे में, और कोई अग्रीमेंट भी हो नहीं पा रहा है कि भाई रिफॉर्म का नेचर क्या होना चाहिए। बेसिकली दो बहुत इंपॉर्टेंट बात करी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आया तो एज इट इज आपको लिखना पड़ेगा, याद रखिए। पहला है कि भाई जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर और प्रोसेस है उसमें रिफॉर्म की बात करी जाती है, और दूसरा ये है कि भाई हमारा जो यूएन है, जिस चीज़ों में उसका ज्यूरिसडिक्शन होता है, मतलब जिन चीज़ों में वो अपनी पावर यूज कर सकता है, उससे रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनकी बात करी जाती है कि क्या ऐसी चीज़ें होंगी जहां पर यूएन हस्तक्षेप कर सकता है। ज्यूरिसडिक्शन का हिंदी में सिंपल मतलब होता है न्याय करने का अधिकार, कानूनी अधिकार, है ना, याद रखिएगा। तो दो चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले अगर हम स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस के रिफॉर्म की बात करते हैं, तो यहाँ पर सिक्योरिटी काउंसिल के फंक्शनिंग रिलेटेड बहुत बातें करी जाती हैं। बोला जाता है कि जो यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल है, वहां पर परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स की सीट्स अब बढ़ाना चाहिए, जिससे जो कंटेम्प्ररी वर्ल्ड की रियलिटीज है वो और अच्छे से देखने को मिले। मेनली ये प्रपोजल है कि साउथ अमेरिका हो गया, हमारा अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, यहाँ के हमें ज़्यादा मेंबर्स देखने को मिलना चाहिए। इसके बाद अगर हम यूएस और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करते हैं, तो उनको इम्प्रूवमेंट्स चाहिए जो हमारा यूएन का बजट का पूरा प्रोसीजर होता है उसमें, और जो एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोसीजर होता है उसमें, कि इन दोनों चीज़ों में भी रिफॉर्म आना चाहिए। इसके बाद अगर हम बाकी चीज़ों की बात करते हैं, हमारे दूसरी चीज़ की बात करते हैं, यूएन को कहाँ कहाँ अपनी पावर यूज़ करना चाहिए, तो यहाँ पर कुछ का ये कहना है, कुछ कंट्रीज, कुछ एक्सपर्ट्स का, कि यूएन को और बड़ा रोल प्ले करना चाहिए। जब पीस और सिक्योरिटी मिशंस की बात आती है तो यहाँ पर और इफेक्टिव रोल यूएन का होना चाहिए, मतलब अपनी पावर का ज़्यादा यूज़ यूएन को करना चाहिए। लेकिन बाकी कुछ का कहना है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, यूएन को सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट और ह्यूमैनिटेरियन वर्क में अपना पूरा योगदान देना चाहिए, इसके आगे कुछ नहीं सोचना चाहिए। जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, एनवायरमेंट, पॉपुलेशन कंट्रोल एक्सेट्रा, सिर्फ इन पर ध्यान यूएन को देना चाहिए। तो ये हमारा इसका आंसर आता है। राइट साइड में छोटे से बॉक्स में एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए डाला है, इसी से रिलेटेड इसका आंसर है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके बाद, आफ्टर द कोल्ड वॉर रियलिटीज ऑफ द वर्ल्ड पॉलिटिक्स हैव चेंज्ड, मेंशन सम ऑफ द चेंजेस। तो इस क्वेश्चन के लिए 7 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल कर आते हैं। पहला, यूएसएसआर कोलैप्स हो चुका है, यूएस स्ट्रॉन्गेस्ट पावर बन चुका है, अब रशिया और यूएस के जो रिलेशन है वो बहुत सुधर चुके हैं, अब कॉपरेशन हमें देखने को मिल जाता है। जब यूएसएसआर और यूएस की लड़ाई चलती थी उस समय ये चीज़ हमें देखने को नहीं मिलती थी। फिर इसके बाद फोर्थ आता है, चाइना बहुत तेजी से एक बड़ा पावर बन रहा है और इंडिया भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। फिफ्थ आता है, एशिया की जो इकोनॉमीज है अब वो ऐसी रेट पर ग्रो हो रही है जो पहले कभी भी नहीं हुआ है, बड़ा पॉइंट है। फिर बहुत सारी नई ऐसी कंट्री है जिनने अब यूएन को ज्वाइन कर लिया है। और सेवेंथ निकल कर आता है कि अब बहुत नए टाइप के चैलेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, सिविल वॉर, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, टेररिज्म एक्सेट्रा। तो एकदम नए सेट ऑफ चैलेंजेस ही हमारे सामने आ चुके हैं। तो ये 7 पॉइंट आते हैं, बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो एज इट इज आपको लिखना पड़ेगा, आप चाहें तो थोड़ा इलेबोरेट इसको कर सकते हैं। फिर, which 3 complaints related to UN Security Council were reflected in the resolution passed by the UN General Assembly in 1992? Describe the criteria that have been proposed for new permanent members of the Security Council. इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको बहुत अच्छे से देखते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको इसका आंसर बताऊं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं और आप बोर्ड में 100% रिजल्ट लेकर आना चाहते हैं तो 3 चीज कर लीजिएगा। सबसे पहला, हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियोस, दूसरा ये फंसना पक्का है सीरीज, और तीसरा रिवीजन के लिए हमारे नोट्स जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम और हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। जिस बच्चे ने 3 चीज कर ली उसके बोर्ड एग्जाम में मार्क्स नहीं कट सकते। अगर आप एक ऐसे बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं लेकिन आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं क्वेश्चंस, मतलब है आपका अभी अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हुआ है, तो घबराने वाली बात नहीं है। डिस्क्रिप्शन में आपको पॉलिटिकल साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, पहले आप इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखिए जहां पर एक एक एनसीईआरटी की लाइन हमने एक्सप्लेन करी हुई है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम थोड़ा सा शॉर्ट में आगे बढ़ रहे होते हैं, जल्दी में आगे बढ़ रहे होते हैं, यहाँ पर एक एक लाइन हम टच नहीं करते हैं। तो पहले आप वो वीडियो देखिए, फिर आपको ये भी आसान लगने लगेगी। 1992 में यूएन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था। 3 मेन कंप्लेंट थी, ये भी आपको एज इट इज बोर्ड में लिखना पड़ेगा। पहली, सिक्योरिटी काउंसिल रिलेटेड कंप्लेंट थी कि अब ये कंटेम्प्रेरी जो पॉलिटिकल रियलिटीज हैं
उनको रिप्रेजेंट नहीं करता है। जो रियलिटी है अगर आप ही उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो तो आपका मतलब क्या है, हो चाहे ना हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। दूसरा आता है कि आप वेस्टर्न वैल्यूज और जो वेस्टर्न कंट्रीज का इंटरेस्ट है सिर्फ उसी को रिफ्लेक्ट करते हो, और सिर्फ कुछ ही ऐसे लोग हैं जो पावर में वही डोमिनेट करते हैं, सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए थर्ड इसका आ जाता है कि इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन भी यहां पर नहीं है। तीनों पॉइंट एज इट इज आपको लिखने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जब ये रिस्ट्रक्चरिंग की बहुत डिमांड बढ़ी कि यूएन को रिस्ट्रक्चर करना चाहिए, तो 1 जनवरी 1997 में जो यूएन के उस समय के सेक्रेटरी जनरल थे कोफी अनन, उनने इंक्वायरी इनिशिएट करी और बोला कि भाई यूएन को कैसे रिफॉर्म करना चाहिए। तो उसके बाद इतने सालों में कुछ क्राइटेरिया हमारे सामने निकल कर आया कि इस क्राइटेरिया को देखकर हम नए परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर को बुला सकते हैं। अब हम वो देख लेते हैं। तो पॉइंट क्या क्या है? पहला, मेजर इकोनॉमिक पावर होना चाहिए, मेजर मिलिट्री पावर होना चाहिए, यूएन के बजट में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, एक बड़ा नेशन होना चाहिए अगर हम इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन बात करते हैं तो, एक ऐसा नेशन होना चाहिए जो ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट करता है, डेमोक्रेसी की रिस्पेक्ट करता है, एक ऐसी कंट्री होना चाहिए जो और ज़्यादा डाइवर्सिटी लेकर आए, मतलब ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक सिस्टम हो, एक कल्चर हो जो यूएन में पहले हमें इतना देखने को नहीं मिला, तो जिससे पूरी वर्ल्ड की एक डाइवर्सिटी हमें यूएन में देखने को मिले। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं। इस आंसर में आप मन से कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया, आपको टेलीग्राम पर और हमारी एप्लीकेशन पर ह्यूमैनिटीज़ के बहुत ही शानदार टॉपर्स नोट्स देखने को मिल जाएंगे। इनसे अच्छे नोट्स आपको पूरे इंटरनेट पर नहीं मिलेंगे, ये मेरा आपको दावा है। तो बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन करिए। वहाँ पर अभी डेली क्विज भी हम आपके लिए करा रहे हैं, जिससे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। What is meant by सिक्योरिटी काउंसिल? मेंशन इट्स कंपोजिशन एंड फंक्शन। सिक्योरिटी काउंसिल सेकंड नंबर पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। बहुत सारे कंपोजिशन की हम बात करेंगे और सिक्योरिटी काउंसिल रिलेटेड जितनी भी चीजें उसकी बात करेंगे। इसी क्वेश्चन में वीटो पावर की भी हम बात कर रहे होंगे, तो वीटो पावर रिलेटेड ज्यादातर शॉर्ट आंसर्स हमें देखने को मिलते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो वो भी आपका इसी में कवर हो जाएगा। वो क्वेश्चन भी साइड में मैंने डाल दिए। अगर हम सिक्योरिटी काउंसिल की बात करते हैं तो सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स हमें देखने को मिलते हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स देखने को मिलते हैं। चार्टर ने ये परमानेंट मेंबर्स को प्रिविलेज्ड पोजीशन दी है, जिससे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरे वर्ल्ड में एक स्टेबिलिटी आ सके, तो उस समय ये सोच के साथ इनको प्रिविलेज दिया गया था। 5 परमानेंट मेंबर्स का तो वो प्रिविलेज क्या है उसकी बात कर लेते हैं। तो 2 चीजें, परमानेंसी, इनको कोई हटा नहीं सकता यूएन से, और वीटो पावर, ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें। अगर नॉन परमानेंट मेंबर्स की बात करते हैं तो सिर्फ 2 साल के लिए सर्व करते हैं, और उसके बाद तुरंत वो री इलेक्ट भी नहीं हो सकते कि 2 साल की और फिर से रिलेक्ट हो गए फिर 2 साल के लिए, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो 2 साल बाद उनको वहां से जाना होता है, 2 साल के लिए मेंबर बन सकते हैं। नॉन परमानेंट मेंबर को कुछ इस तरीके से इलेक्ट किया जाता है कि पूरे कितने भी कॉन्टिनेंट्स है वर्ल्ड में उनका अच्छे से रिप्रेजेंटेशन यूएन में हो सके। अगर हम डिसीजंस की बात करते हैं, यूएन में सिक्योरिटी काउंसिल में डिसीजंस कैसे होते हैं, तो वो वोटिंग से होते हैं। हर एक मेंबर के पास एक वोट होता है, और कोई भी चीज पर डिस्कशन चल रहा है तो उसके लिए वो वोटिंग करते हैं। लेकिन अब यह एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, जो परमानेंट मेंबर होते हैं ना, वो नेगेटिव वोट भी कर सकते हैं। मतलब एक कोई, जैसे हम बोल रहे हैं कि इस टॉपिक पर डिस्कशन चल रहा है, सबने बोला हाँ ये चीज होना चाहिए, नॉन परमानेंट जितने मेंबर है उन सबने भी बोला होना चाहिए, पूरे परमानेंट मेंबर ने भी बोला होना चाहिए, लेकिन कोई एक ऐसा परमानेंट मेंबर है जिसने नेगेटिव वोट कर दिया कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, तो वो चीज नहीं होगी। इतनी पावरफुल है ये वीटो पावर इसको हम बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। मतलब एक नेगेटिव वोट पूरे डिसीजन को खत्म कर सकता है। तो ये यूएन की वीटो पावर इतनी खतरनाक चीज है, इतनी पावरफुल चीज है, इसलिए बहुत सारी कंट्री ने बोला इसको अबॉलिश कर देना चाहिए, क्योंकि परमानेंट मेंबर इसका मिसयूज कर सकते हैं। सबका कहना है कि डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है, सोवरेन इक्वालिटी है, जस्ट इसके खिलाफ ये पावर हो जाता है, और आज के समय में रिलेवेंट भी नहीं है और सही भी नहीं है, तो इसको हटा देना चाहिए। तो बहुत बार ये बोला गया है कि भाई अबॉलिश करना चाहिए या फिर कुछ करके इसको मॉडिफाई करना चाहिए, लेकिन सबको ये मालूम है कि अगर परमानेंट मेंबर से ये पावर छीन ली गई तो उनका यूएन से इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा, और नेशन से ही तो यूएन बनका है। जितने भी पावरफुल नेशन है अगर वो यूएन को छोड़कर चले जाते हैं तो फिर यूएन का मतलब ही क्या निकला। तो हमें कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है इसको हटाना इतना आसान भी नहीं होने वाला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, as decided by the member state in 2005 highlight any 4 steps to make the United Nations more relevant in the changing context। कुछ स्टेप्स हैं, कुछ रिफॉर्म्स हैं, उनको हम देख लेते हैं। तो ये भी बहुत सिंपल है। पहला है पीस बिल्डिंग कमीशन क्रिएशन। दूसरा है भाई हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की ही जिम्मेदारी होती है जब एक नेशनल गवर्नमेंट अपने ही लोगों को नहीं बचा पाती या उनके खिलाफ कुछ करने लग जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर तीसरा पॉइंट है कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल को एस्टेब्लिश करेंगे, 19 जून 2006 से ऑपरेशनल भी है। इसके बाद अग्रीमेंट टू अचीव द मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स,
इसके बाद फिफ्थ नंबर का आता है कि भाई टेररिज्म को पूरी तरीके से हम कंडेम करते हैं, बिल्कुल भी उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। डेमोक्रेसी फंड का क्रिएशन, और फिर है कि जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है उसको वाइंड अप करना। ये इंपॉर्टेंट हमारे पॉइंट निकल कर आते हैं। आज के समय में अब क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना हो चुका है तो आने की चांसेस कम रहती है, लेकिन फिर भी कभी ना कभी आ जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, इंडिया हैज सपोर्टेड द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द यूएन ऑन सेवरल ग्राउंड्स, इलेबोरेट। इसको देख लेते हैं। तो देखिए, अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया ने हमेशा ही बोला है कि यूएन को आज के समय के हिसाब से हमें चेंज करना चाहिए, इसको हमें और पावरफुल बनाना चाहिए, कुछ इस तरीके से मॉडिफाई करना चाहिए कि आज के वर्ल्ड में वो थोड़ा सा और ज़्यादा रिलेवेंट हमें लगे। तो इंडिया ने सबसे पहले तो ये बोला है कि यूएन को अपना थोड़ा सा रोल और बढ़ाना चाहिए जब हम डेवलपमेंट या फिर कोऑपरेशन की बात करते हैं। इंडिया का हमेशा से मानना है कि डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तो प्री कंडीशन है। अगर हम इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने की बात करते हैं तो डेवलपमेंट हमें करना चाहिए। इंडिया का हमेशा से सबसे बड़ा कंसर्न रहा है सिक्योरिटी काउंसिल के कंपोजिशन को लेकर। इंडिया का कहना है कहीं ना कहीं भाई इससे जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर है सिक्योरिटी काउंसिल का, उसको हार्म करके रखा हुआ है। इंडिया का कहना है काउंसिल को और एक्सपेंड हमें करना चाहिए जिससे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन हो और ग्रेटर सपोर्ट मिले पूरी दुनिया भर की कम्युनिटी से। इंडिया का कहना है कि परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स भी बढ़ना चाहिए। इंडिया ने यह भी बोला है कि आज के समय में अगर हम देखते हैं पिछले कुछ सालों से सिक्योरिटी काउंसिल का रोल बढ़ा है, तो जब रोल बढ़ा है तो यहाँ पर और ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होगा तो चीज़ें और अच्छे से चलेंगी। इंडिया का यह भी मानना है कि सिक्योरिटी काउंसिल में पॉलिटिकल सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए उसको थोड़ा सा एक्सपेंड तो हमें करना पड़ेगा। कुछ इस तरीके से रिस्ट्रक्चर हमें करना चाहिए जो कि ब्रॉड बेस्ड हो। एग्जाम्पल के लिए आज की सिचुएशन को देखते हुए सिक्योरिटी काउंसिल में डेवलपिंग कंट्रीज ज़्यादा होना चाहिए। गिव एनी टू आर्ग्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ इंडियाज परमानेंट मेंबरशिप टू द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। ऐसे बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हम दे सकते हैं। देखिए, इंडिया चाहता है कि वो यूएन का परमानेंट मेंबर बने। इसके रीजन क्या है? अभी हमने देखा था कि कुछ चीजें लिखकर आई थी, क्राइटेरिया लेकर आया था कि भाई इन चीजों में अगर आप है तो आप परमानेंट या नॉन परमानेंट मेंबर अच्छे से बन सकते हैं। तो अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया बनना चाहता है क्योंकि इंडिया सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री और बहुत जल्दी नंबर 1 होने वाला है इस चीज़ में। वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया है। इंडिया ने जितने भी यूएन के इनिशिएटिव्स रहे हैं उनमें पार्टिसिपेट करा हुआ है, पीस कीपिंग एफर्ट्स में अपना पूरा योगदान दिया हुआ है। हमारी इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है जो कि इंडिया का परमानेंट सीट में पूरी तरीके से क्लेम बताती है। इंडिया ने फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन भी यूएन में हमेशा से दिए हैं और हमेशा यूएन को सपोर्ट किया हुआ है। और इंडिया बहुत अच्छे से जानता है कि सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप होने की अपने आप एक सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस है। इससे वर्ल्ड अफेयर में हमें थोड़ी सी इज्जत ज़्यादा मिलती है, हमारी एक रिकग्निशन ज़्यादा होती है। देखिए, अगर आप परमानेंट मेंबर है ना तो अपने आप पूरे वर्ल्ड में आपका इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो जाता है। जितने भी परमानेंट मेंबर है उनका अपने आप में इन्फ्लुएंस है क्योंकि पावर ज़्यादा मिलती है, एक आपकी पूरी दुनिया में दम देखने को मिलती है। इसलिए इंडिया बिल्कुल यूएन का परमानेंट मेंबर बनना चाहता है और हम इसके लिए पूरे ये आर्ग्यूमेंट्स भी दे सकते हैं। इसके बाद गिव आर्ग्यूमेंट्स ऑफ सम कंट्रीज विच अपोज द इंक्लूजन ऑफ इंडिया इन यूएनएससी एज अ परमानेंट मेंबर। कुछ कंट्री तो भाई अब उचकेंगी कि इंडिया को नहीं बनाना चाहिए। तो अगर हम देखते हैं, सबसे पहले देखिए हमारे दिमाग में सीधा पहला नाम तो पाकिस्तान आ जाता है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान अकेला नहीं है, और भी ऐसी कंट्रीज है जिनने अपने रीजन दिए हैं कि इंडिया को परमानेंट मेंबर क्यों नहीं बनना चाहिए। सबसे पहले कुछ का कहना है भैया इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, तो इससे रिलेटेड उनको प्रॉब्लम है कि भाई इंडिया न्यूक्लियर वेपन वाली कंट्री है, अगर यहाँ बन गई परमानेंट मेंबर तो दिक्कत हो सकती है। कुछ का कहना है कि इंडिया के भाई पाकिस्तान से रिलेशन अच्छे नहीं है, तो जिसके अपने नेबर्स के साथ ही रिलेशन अच्छे नहीं है तो उसको परमानेंट मेंबर बना देना चीज़ सही नहीं है। तो ये एक मेन दिक्कत आ जाती है। फिर इसके बाद कुछ का ये भी कहना है कि भाई इंडिया को इंक्लूड करते तो और भी इमर्जिंग कंट्रीज हैं, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान एक्सेट्रा, तो फिर उन्हें भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा और उनको वो अपोज करते हैं, इसलिए वो इंडिया का भी मना करते हैं। उसके बाद कुछ का ये कहना है कि अफ्रीका और साउथ अमेरिका का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि अभी जैसा स्ट्रक्चर है उसमें इनका रिप्रेजेंटेशन हमें देखने को नहीं मिलता है। सिर्फ यही 2 ऐसे कॉन्टिनेंट हैं, तो इनका परमानेंट मेंबर्स में आना ज़रूरी है। तो यहाँ की कंट्रीज अगर आएंगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यार ये कुछ रीज़न निकल कर आ जाते हैं जिसके कारण इंडिया का परमानेंट मेंबर बनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और बाकी कंट्री अपोज कर रही है इन रीज़नों के कारण। इसके बाद कैन द यूएन सर्व एज अ बैलेंस अगेंस्ट यूएस डोमिनेंस, ये 3rd नंबर पर मैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूंगा। तीनों क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूएन की इंपॉर्टेंस पूछी जाती है, कई बार ये बोला जाता है कि भाई यूएन का क्या इंपॉर्टेंस है, इम्परफेक्ट बॉडी है लेकिन उसके बिना क्या सिचुएशन और खराब हो जाएगी। ऐसे कुछ अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आते हैं, इनको हम देख लेते हैं। देखिए, यूएस एक बहुत बड़ा पार है आज के समय में, उसको इजीली हम चेक नहीं कर सकते। जब से सोवियत यूनियन खत्म हुआ है तो ये अकेला सुपर पावर बचा हुआ है, बहुत ज़्यादा पावर इसके पास है, तो ये यूएन को आसानी से
इग्नोर कर सकता है, किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को बड़ी आसानी से इग्नोर कर सकता है। दूसरी चीज़ है, अगर हम यूएस की बात करते हैं ना, तो यूएन में भी उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। पहला, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है यूएन में, तो भाई फिनेंशियल पावर तो कोई मैच ही नहीं कर सकता। फिर यूएन फिजिकली भी यूएस में ही लोकेटेड है, तो उसका भी अपने आप प्रॉफिट मिलता है। अगर आप ही की कंट्री में किसी का हेडक्वार्टर है, आप ही की कंट्री में वो पूरा तरीके से अपने वर्क करते हैं, तो आपका इन्फ्लुएंस क्यों वहाँ पर नहीं रहेगा। फिर यूएन में बहुत सारे नेशनल्स हमें यूएस के देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद वीटो पावर भी है यूएस के पास, जिसके कारण वो कोई भी मूव को स्टॉप कर सकता है जो उसको अपने खिलाफ या अपने दोस्तों के खिलाफ देखने को मिलता है, तो वीटो पावर का भी वो बिल्कुल यूज़ करेगा। उसके बाद अगर हम सेक्रेटरी जनरल की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर भी यूएस का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। यूएस की इतनी दम है, इतनी एक इन्फ्लुएंस करता है वो यूएन को, कि वो बता सकता है, अपनी एक चॉइस दे सकता है इससे रिलेटेड भी। इसलिए भाई यूएन एक ग्रेट बैलेंस तो नहीं है यूएस के खिलाफ, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। आप सोचिए, अगर यूएन नहीं होता तो यूएस अपनी मनमानी कर रहा होता। एटलीस्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म तो है जहां पर कंट्री आके डिस्कशन कर सकते हैं, जहां पर सामने यूएस भी बैठ सकता है और आप भी बैठ सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो। कोई भी कंट्री अपनी मनमानी नहीं कर सकता, इसलिए यूएन इंपॉर्टेंट है। एक इम्परफेक्ट बॉडी है, हम मानते हैं, लेकिन इसके बिना दुनिया में तो और भी खतरे हो सकते थे, जिस तरीके से आज कंट्री में हमें देखने को मिलता है। हर कोई कंट्री सेम नहीं है, किसी की पावर बहुत ज़्यादा है, किसी की कम है, किसी का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, किसी का बहुत कम है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रही है, तो टेक्नोलॉजी बढ़ने के साथ ये बोला जाता है कि टेक्नोलॉजी से क्या होता है, इंटरडिपेंडेंसी भी बढ़ती है। टेक्नोलॉजी से आप देख रहे हैं पूरा वर्ल्ड कनेक्ट होता जा रहा है, तो फिर यूएन और पावरफुल होता जाएगा समय के साथ, ये भी है। गवर्नमेंट को, लोगों को कुछ ऐसे रास्ते निकालने पड़ेंगे जिससे हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, यूएन जैसे जितने भी हैं, उनका अच्छे से यूज़ कर सकें, कोऑपरेट कर सकें और इस दुनिया को एक अच्छी जगह बना सकें। तो ये हमारा पूरा यूएन का आ जाता है कि यूएस यूएन का क्या है और यूएन की खुद की वैल्यू क्या है। अब इसके बाद आखिरी क्वेश्चन अच्छे से सुनिएगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। आपके इस चैप्टर में छोटे छोटे बॉक्सेस देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ 3 नए टॉपिक्स इसमें एडिट टॉपिक्स हमारे ऐड हुए हैं, अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। तो इनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं। हमारा यूनेस्को, यूनिसेफ और आईएलओ और हु ऐड हुए हैं नए टॉपिक में, 4 टॉपिक ऐड हुए हैं, ठीक है। 3 तो आपको सीबीएसई ने प्रोवाइड करे हुए हैं एडिशनल टॉपिक्स के उसमें, और 1 मैंने आपको अपनी तरफ से दे दिया है। इसके अलावा आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे ऐसे बॉक्सेस आपको अपनी एनसीईआरटी में देखने को मिलेंगे, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है और इसमें समझाने लायक कुछ भी नहीं है, ये आपको पूरा याद रखना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आते हैं। कई बार आपसे पूछा जाएगा इन बॉक्सेस से या एडिट टॉपिक से इनके मेन फंक्शन बताइए, फुल फॉर्म बताइए, इंपॉर्टेंस या फिर मीनिंग बताइए कि व्हाट डू यू मीन बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डेट बताइए कब फाउंड हुआ, ऑब्जेक्टिव्स बताइए, कंपोजिशन बताइए, टोटल मेंबर्स कितने हैं, फाउंडिंग मेंबर्स कितने हैं, ये सारी चीजें, कंट्रीब्यूशन बताइए, ये चीजें आ सकती हैं। कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, नेम द इंटरनेशनल एजेंसी रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल प्रोग्राम या रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स। तो ह्यूमन राइट्स में आपको लिखना पड़ेगा कि भाई हमारा एमनेस्टी इंटरनेशनल आ गया, ह्यूमन राइट वॉच आ गया, तो ये आपको बताने पड़ेंगे। इसके बाद राइट अ शॉर्ट नोट, आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए भी आ सकता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, IMF एक्सेट्रा, इन पर शॉर्ट नोट लिखिए, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये तो सारे आपको पढ़ना पड़ेंगे। बहुत कम चांसेस रहती है क्वेश्चन आए, क्योंकि पिछले कुछ सालों में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, शॉर्ट में ज्यादातर देखने को मिलते हैं, बट आपको बनना चाहिए क्योंकि अब ये एडिट टॉपिक्स में आ गए हैं तो थोड़े इंपॉर्टेंट हो गए। तो इनमें ऐसा कुछ समझाने का नहीं है, इसलिए इस वीडियो में इसको समझा नहीं रहा हूं। आप हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियो देख सकते हो, पर लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी हमने कवर करी हुई है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं, आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी एप्लीकेशन पर 400+ लीड्स आ चुकी हैं, बहुत प्यारे फीडबैक मिल रहे हैं। हम खुद, हमारी टीम कॉल करती है जिन बच्चों ने कोर्सेज परचेज किए हुए हैं, तो सबने अभी तक तारीफ करी हुई है। आप ये कोर्स परचेज कर लेते हैं, आपके आंसर राइटिंग में मार्क्स नहीं कर सकते, मेरा दावा है। तो ऊपर एंड स्क्रीन में इसका ट्रेलर आपको देखने को मिल जाएगा। ये कोर्स हमारी एप्लीकेशन में, नोट्स के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। साइनिंग ऑफ, गुड एंड